नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। तो हमारे साथ हर खबर पर तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और खबरों पर खास जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर मामले की। बता दें आपको, कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। जी हां, बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल किए गए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल किए हैं। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट देने की भी बात कही गई है। गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। गुरुवार को अगली तारीख पड़ी है और एससी के डॉक्टरों से सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर ये अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, इसी पर आज आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर इस टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से भी अपील की है कि वो हड़ताल खत्म करें। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है सीबीआई से, और गुरुवार को अगली तारीख इस मामले पर पड़ी है। बता दें, स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। आज इसकी सुनवाई हुई है। राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल किए गए हैं। इस पर क्या एक्शन हुआ अब तक, ये सवाल किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। तो बता दें, कोलकाता कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई है। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की गई है और डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। तो चलिए, अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम से लाइव संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, जानना चाहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर इस टास्क फोर्स का गठन होगा। क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखिए, जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वहां पर मौजूद थे और साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक एसआईटी भी गठित की जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोलकाता रेप कांड में जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, इस दौरान सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में हुई ये सुनवाई। साथ ही देखिए इसमें इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि आखिर जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड हुआ था, इसको छिपाने की कोशिश क्यों की गई, ये भी सवाल उठाया गया। और साथ ही ये कहा गया कि जो परिवार है, परिवारजनों से क्यों छिपाई गई और परिवारजनों से महिला की जो शव है उसे क्यों नहीं समय पर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए थे। वही बंगाल डॉक्टर संघ समेत अन्य याचिकाकर्ता के वकील भी पेश हुए थे। तो इस सुनवाई के दौरान देखिए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सहायता करूंगा, उन्होंने साफ कहा है। और साथ ही देखिए सीबीआई ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीज़ें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को पूरी तरह से जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपने के लिए कहा गया है। तो देखिए डॉक्टरों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ एक बेटी का मामला नहीं है, सिर्फ ये कोलकाता का मामला नहीं है, ये पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का भी मामला है। क्योंकि देखिए पूरे देश में जो है, आप देखिए कि ये मामला होने के बाद पूरे देश में ही डॉक्टर्स सड़क पर उतर गए हैं और जगह जगह देखिए इस पर विरोध हो रहा है। जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान, मृतका की पहचान जो है वो सोशल मीडिया पर उजागर करने पर बहुत बेरुखी और बहुत ही नाराजगी यहाँ पर व्यक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से।
जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के तस्वीर के साथ साथ उसके नाम भी जो हैं वो सोशल मीडिया में फैला दिए गए, नाम भी आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमने लगातार देखा सोशल मीडिया में किस तरह से जो जिसके साथ दरिंदगी हुई थी उसकी तस्वीरें, और साथ ही जो अस्पताल में जब उसका शव रखा गया था वो तस्वीरें भी लगातार जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। तो ये तस्वीरें जो लगातार वायरल हुई है सोशल मीडिया में, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे और उन्होंने इस पर भी कहा कि आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों शेयर की गई। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में ये भी मामला सामने आया है कि जो अस्पताल में 14 अगस्त के दिन तोड़फोड़ मचाई गई थी, तोड़फोड़ में सेमिनार हॉल के दीवार भी तोड़े गए और इस पूरी घटना पे एसआईटी का गठन भी किया गया है। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, एसआईटी का गठन तो किया गया है क्योंकि आप देखिए जिस तरह से 14 अगस्त की रात को तोड़फोड़ हुए थे उस दौरान हमने देखा ही था कि पूरी तरह से किस तरह से इमरजेंसी से लेकर जो अन्य जो अस्पताल के जो जगह थे वहाँ भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही जैसा कि हमने देखा था कि जहाँ पर शव रखा गया था जो महिला डॉक्टर का, उस जगह भी तोड़फोड़ की गई, यानी कि सेमिनार हॉल में भी तोड़फोड़ की गई। तो इस मामले में देखिए सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, लेकिन इसी मामले पर अब एसआईटी भी गठन किया गया है। एसआईटी की टीम अब इस मामले को लेकर पूरी जांच करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो घटनाएं, इस जो घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना में कौन कौन लोग थे। बिल्कुल, और यहाँ पर बात उठती है सीबीआई, पुलिस फोर्स, इन लोगों से सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन, क्या सवाल रहा है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की तरफ से जो भी सवाल जवाब किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे जो है जो भी जितनी भी अभी तक जांच हुई है, इस जांच को लेकर जो भी डिटेल्स है इसे सौंपने के लिए कहा गया है। और सीबीआई ने पूरी तरह से कहा है कि पूरी तरह से वो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे और पूरी तरह से जो जाँच है वो भी सुप्रीम कोर्ट में देंगे। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल यहाँ पर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर। और आपको बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल किए हैं। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट और इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो गुरुवार को तय की गई है। इसी खबर पे आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है। और चलिए इसी के साथ उदयपुर की तरफ हम बढ़ते हैं और उदयपुर कांड में छात्र का अंतिम संस्कार हुआ है। बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी भी लगी है और लोगों में आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग हुई है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है और स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। उदयपुर में जो है वो किस तरीके से इस वक्त का माहौल है आपको बता दें, जहां इंटरनेट सुविधाओं से लेकर के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें उदयपुर कांड में छात्र का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अंतिम संस्कार भारी पुलिस बल के उपस्थिति में की गई है। बता दें अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी भी हुई, लोगों में आक्रोश भी दिखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने माहौल को काबू करने का लगातार प्रयास किया है। आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग भी की गई है और चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से ब्यूरो चीफ नितांश पटेल जुड़ चुके हैं। नितांश जी, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अब जो है संज्ञान लेते हुए अब छात्र का अंतिम संस्कार हो गया है, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है और इस पर लोगों का रिएक्शन क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि 19 तारीख की घटना है। तारीख को दोपहर 3 बजे जो आखिरी सांसें, जो लगातार वेंटिलेटर में बना हुआ था देवराज, उसने आखिरी सांसें ली और उसके बाद से ही लगातार तनाव के हालात कहीं ना कहीं बने हुए थे। लगातार परिवार वाले और जितने भी हिंदू संगठन थे, जो महाराणा भोपाल अस्पताल
जहां पर उसने आखिरी सांसें ली देवराज ने, वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि जो भी जिहादी लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से अयान शेख ने चाकू से वार किए, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। हालांकि वो कहीं ना कहीं माइनर था, ऐसे में पुलिस ने कहीं ना कहीं पहले तो परिवार और हिंदू संगठन मान नहीं रहे थे, लगातार 2 घंटे तक समझाइश का दौर चला और समझाइश के बाद ये मामला सामने आया कि 51 लाख जो मुआवजा है वो परिवार को दिया जाएगा और साथ ही जो महिला है वहां पर उसको संविदा पर नौकरी दी जाएगी, मतलब सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं रजामंदी बनी और जो परिवार के सदस्य थे वो मान जाते हैं और उसके बाद आज सुबह, मतलब आज सुबह जो 7 बजे है, जो उसका पैतृक निवास है देवराज का उदयपुर में, वहां से लगाकर जो मोक्ष धाम है वहां तक के लिए शव यात्रा निकाली गई और तमाम इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और इसी को देखते हुए यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी है, चाहे पुलिस से भी एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स है वो बुलाई गई थी, जयपुर से भी बुलाई गई थी, माफ कीजिएगा। तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि उदयपुर पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है और लगातार जितने भी जिला कलेक्टर हैं, संभागीय आयुक्त हैं, वो भी अलर्ट मोड पे थे। उन्होंने भी ये बात का ध्यान रखा था कि कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो और कहीं पे भी माहौल है वो बिगड़ ना पाए। ओवर टू यू। जी नताश जी, सवाल ये भी है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस उनमें भी छुट्टी कर दी गई है, इसके साथ ही आज रात 10 बजे तक नेट की सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। इससे क्या असर पड़ रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में ही आया था, इस वारदात को अंजाम दिया गया था और आज से 2 साल पहले भी जो हालात उपजे थे, जिस तरीके से आगजनी हुई थी, जिस तरीके से पथराव हुआ था और जिस तरीके से जो एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिहादी मानसिकता के लोग ने, मोहम्मद गौश ने, उसके बाद जो अंजाम वारदात सामने आई थी उसने कहीं ना कहीं बचाव और कहीं ना कहीं वो जो पिछली बार हुआ था वो फिर रिपीट ना हो जाए, एक ये डर बनना हुआ प्रशासन में। और इसी को देखते हुए जो जितनी भी सुरक्षा के इंतजाम है वो अलर्ट मोड पे आ गया था प्रशासन और लगातार इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कहीं पे भी कोई भी जो हिंदू संगठन के लोग हो या फिर कोई अन्य समाज के लोग हैं, कोई किसी विशेष समुदाय के, वो भी वहां पर इकट्ठा ना हो, इस बात की पुख्ता ध्यान रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी जो हालात है उसके बचाव के लिए संभव कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। ठीक है नताश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ हम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्रपति संभाजी नगर की, जहां के जिहादी की प्रताड़ना से नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राखी पर आई थी घर और कुएं में कूदकर इस नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि जिहादी कासिम हिंदू नाबालिग को परेशान करता था, यह आरोप लगाया जा रहा है। वहीं जिहादी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में 7 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजन स्थानीय लोग वहां पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो आपको संभाजी नगर से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां की जिहादी कासिम ने एक नाबालिग लड़की को प्रताड़ित किया और जिसकी वजह से नाबालिग लड़की ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो नाबालिग लड़की है वो 11वीं की छात्रा थी और नीट एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि राखी पर वो अपने घर वापस आई थी और कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या को अंजाम दिया है। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बाबूलाल राठौर संवाददाता जुड़ चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर से। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अब क्या संज्ञान लिया जा रहा है? जिहादी जो है किस तरीके का प्रताड़ना नाबालिग से करता रहा और पूरी वजह क्या बताई जा रही है उसके आत्महत्या के पीछे? करें तो पिछले 2 साल से ये जो जिहादी कासिम पठान है, ये इसको प्रताड़ित कर रहा था, जबरदस्ती लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहा था, एक तरफा प्यार का ये ढोंग कर रहा था।
पीड़ित बच्ची इससे काफी तकलीफ में थी। परिवार वालों ने उसको छत्रपति संभाजी नगर के एक अलग जगह पर रखा हुआ था हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन रक्षाबंधन की 2 दिन की छुट्टी थी। ये पीड़ित हिंदू बहन जो कि नाबालिग है, 17 वर्ष इसकी उम्र है, और ये अपने गांव में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंची थी। लेकिन जब इस जिहादी को पता चला कि ये गांव में आई है तो फिर वो उसको तकलीफ दे रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। इससे तंग आकर इस बहन ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है, और इस घटना को लेकर पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। सकल हिंदू समाज, स्थानीय हिंदू संगठन के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और इन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, हॉस्पिटल में दबाव बनाया, डेड बॉडी लेने से इनकार किया। तब जाके पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी जिहादी कासिम पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके साथ में अन्य 7 जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 2 को और गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कि कुल 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी बाकी के जो आरोपी है उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। सकल हिंदू समाज की तरफ से आह्वान किया गया है कि कल सुबह 11 बजे छत्रपति संभाजी नगर के नेशनल हाईवे जलगांव मार्ग जो है टी पॉइंट हरसुल, वहां पर बड़ा आंदोलन करके सड़क जाम करने का इशारा दिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए, इसकी मांग की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीड़ित परिवार के घर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो तमाम बहनें हैं, यहाँ पर गम का आप देख सकते हैं कि पूरा गम छाया हुआ है। रक्षाबंधन के त्योहार है, लेकिन ये घर का आप देख सकते हैं हालत कैसा है। कुछ बहनें, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जरा आपसे बात करना चाहूंगा, अब आपकी क्या ये राय है, जरा थोड़ा सामने क्या मांग या क्या कहें इधर का। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा ही हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और इसको न्याय मिलना चाहिए लड़की को, क्योंकि लड़की की कोई गलती नहीं है इसमें, और ये समाज बहुत सह रहा है ये बात। इस पर सरकार ने कुछ कदम उठाना चाहिए। इसको लड़कियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। वो सर उसको फांसी होना चाहिए, वो जिहादी जिंदा नहीं रहने चाहिए। ये प्रशासन भी उसके साथ रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आके चले जाते हैं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते। ऐसा कोई कानून ही नहीं लाते कि जिससे उसको कुछ फर्क पड़े कि ये ऐसा ना करे। आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार में रो रो के बुरा हाल है। बच्ची की मां की हालत आप देख सकते हैं, लेकिन फांसी की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक तरफ घर में मातम छाया हुआ है, पीड़ित हिंदू नाबालिग बच्ची की मौत हो चुकी है, इस घर में अब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जिहादी को अरेस्ट करने के बावजूद जिहादियों के परिवार वाले बुलेट पे नंगी तलवारें लेकर नंगा नाच यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर के सामने आकर यहाँ पर नंगी तलवारें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आज जेल कल बेल और फिर से वही खेल, इस तरह के नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को और महाराष्ट्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा, ये नंगा नाच बंद करना होगा। आखिर कब तक लव जिहाद से षड्यंत्र में हमारी हिंदू बहनें फंसती रहेगी। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से बात करते हैं, जहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से पाकिस्तान का राग आलापा है। जी हां, पाकिस्तान से उमर अब्दुल्ला बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी किया गया है। बीजेपी ने बताया कि राष्ट्र विरोधी सरकार बनने पर आर्टिकल 370 बहाल करने की बात कही है। सरकार बनी तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई होगी, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। तो चलिए आपको बता दें इस खबर पर अब तमाम जानकारी हमें देंगे जम्मू कश्मीर से। तो बता दें यहाँ पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, और रोहिल बशीर जी जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इस घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए हैं, और बीजेपी के लिए ये जो घोषणा पत्र है वो राष्ट्र विरोधी कैसे साबित हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, जिन्होंने अपना घोषणा पत्र जो है वो कल जारी किया था। खुद उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने इस घोषणा पत्र को जो है वहां पर लोगों के सामने लाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस घोषणा पत्र में सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि उनका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले बातचीत जो है वो, आपको याद हो
यहाँ पर कर रहा है। दुश्मनी मुल्क लगातार जो है हर कोई हरकत जो है आतंकवादी हरकत वो लगातार जारी रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानब से ऐसे में अपने मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से बातचीत का जो यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से रखा गया है। और साथ ही साथ जो सबसे मेन दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो धारा 370 अनुच्छेद 35A को हटा लिया गया था, तो उसको वापस लाने के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में जो है वो बात की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और साथ ही साथ जो जमात इस्लामी जिस पर पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार ने बैन लगाई थी 5 साल के लिए, तो उसको भी पूरी तरीके से रिवोक करने के लिए जो है मैनिफेस्टो में कहा गया है। तो सभी ऐसे जो मैनिफेस्टोज में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी। तो ठीक है रोहिल बशीर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, झारखंड की तरफ चलते हैं, जहां के झारखंड के गुमला के गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव सामने आ रहा है। प्रशासन ने विकास के लिए तैयार की गई है नई योजना और गांव में सड़क की सुविधा नहीं होने पर लोग परेशान हो रहे हैं। सही समय पर नहीं मिल पाता है बीमार को इलाज, और इलाज नहीं होने पर कई लोगों की जान भी चली जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से। और चलिए इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री जुड़ चुके हैं। मुकेश खत्री जी, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुविधाएं जो है वो लचर यहाँ पर दिख रही है और लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की झारखंड की बात करें तो झारखंड के बने हुए 24 साल हो गए हैं और 24 साल में विकास के नाम पर अरबों अरब रुपए जो है सरकार ने खर्च किए। लेकिन ये राजधानी से महज 100-120 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, गुमला का बिशुनपुर इलाका है, जहां पर जो सुदूर इलाकों में जो ग्रामीण है, जो कहा जाता है कि आदिवासी जो है वो टोला बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। और ऐसे ही एक टोला बिशुनपुर का गांव का है, जहां पर जो आदिवासी समाज के जो लोग रह रहे हैं उनको अपने इलाज कराने के लिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो है उनको जो पहले सब देखा जाता था कि लोग बांस के सहारे रस्सी और या झूला बनाकर पीड़ित को ले जाते थे, वैसे ही आज चाहे वो मां बनने वाली माता बहनें हो या फिर कोई गंभीर बीमारी का मरीज हो, सभी को वैसे ही टांग कर ले जाया जाता है, जो आज के दिन के लिए काफी झारखंड के लिए शर्मनाक है। क्योंकि झारखंड में आदिवासियों के लिए ही झारखंड का निर्माण हुआ था और आदिवासियों के को अच्छी सुविधा देने के नाम पर सरकार जो है खरबों खरबों रुपए खर्च जो है हर साल करते आ रही है। आज 24 साल का झारखंड हो चुका है और इस बीच आज भी ये जो तस्वीर आ रही है ये कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। जी मुकेश जी, लेकिन ये भी सवाल है, यहाँ पर कई लोगों की जान भी जा रही है इस लापरवाही की वजह से, लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार अब तक चुप्पी क्यों साधे है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ जो झारखंड का निर्माण हुआ था वो आदिवासियों को हित पर और उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लेकिन ये जो सुदूर गांव में छोटे छोटे टोला बनाकर जो लोग रहते हैं ये आदिवासी समाज के लोग हैं और इनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो पीने की पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो या फिर सड़क चिकित्सा व्यवस्था हो, इनको ना शिक्षा मिलता है, किसी चीज की कोई चीज की वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। जी ठीक है मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।